हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डीयू में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस मेजर का पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारत की विदेश नीति। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट के हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। साथ में मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। इन सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या सिलेबस है, कौन सी यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हो तो इसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उस सारे टाइप टेक्स्ट की आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सिलेबस से। इसके सिलेबस में हमारी 4 यूनिट्स हैं। अब देखते हैं कौन सी यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 का नाम है भारत की विदेश नीति, अर्थ, निर्धारक और विकास। मतलब हमें भारत की जो विदेश नीति है उसका अर्थ और उसके क्या क्या निर्धारक हैं, साथ में उसका किस प्रकार से विकास हुआ, ये सारे टॉपिक्स हमें यूनिट 1 में कवर करने हैं। तो भारत की विदेश नीति के आंतरिक और बाहरी निर्धारकों को हमें इसमें पढ़ना है, उसके उद्देश्य और सिद्धांत क्या क्या है ये पढ़ना है। साथ में हमें गुटनिरपेक्षता के बारे में अलग से पढ़ना है कि गुटनिरपेक्षता जो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत अपनाई जाती है उसकी क्या अवधारणा है, क्या नीति है ये, और इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, शीत युद्ध से उत्तर शीत युद्ध युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। इसमें हमें जो शीत युद्ध का समय था उससे पहले और उसके बाद भारत के बाकी देशों के साथ कैसे संबंध हुए हैं उन्हें पढ़ना है। पहला हम इसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को पढ़ेंगे कि वो कैसे पुराने समय में किस प्रकार के थे और अब वर्तमान में कैसे हैं। फिर भारत और रूस के, फिर भारत और चीन, साथ में हमें भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को पढ़ना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 3। इसमें हमें भारत और पड़ोसी क्षेत्र, जिसमें क्या क्या मुद्दे और क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं भारत की, वो पढ़नी है। जैसे सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे जो हैं, पार सीमा आतंकवाद, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4, समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी, मतलब जैसे व्यापार और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी बैठकें वगैरह होती हैं या जो भी निर्णय होते हैं उनमें भारत किस प्रकार से अपनी भागीदारी दिखाता है। दूसरा, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत जो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है उसकी क्या संभावनाएं हैं और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। जहां तक अब आपने पूरा सिलेबस समझ लिया है कि कौन सी यूनिट में आपको क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है, अब इसके बाद हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में जो जो टॉपिक है मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। साथ में मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपके जो पेपर है उसमें आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि आपके पेपर में 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि आपको, जैसे इसमें फर्स्ट यूनिट में ही आपको बताया कि भारत की विदेश नीति का अर्थ, निर्धारक और विकास, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि अगर इनमें से अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि उद्देश्य और सिद्धांत बताओ या उसके आंतरिक और बाहरी निर्धारक बताओ, तो आप अलग अलग से अटेम्प्ट कर पाओ, आपके पास ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए हो। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 ही स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमें भारत की विदेश नीति का अर्थ, निर्धारक और विकास सबसे पहले ये समझना है। देखो, पहले विदेश नीति का अर्थ समझते हैं। विदेश नीति क्या होती है? एक ऐसी रणनीति होती है जिसके माध्यम से कोई भी देश अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध बनाता है। देखो, विदेश नीति क्या होती है? एक ऐसी रणनीति जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध अन्य देशों के साथ बनाता है। अब भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद से निरंतर विकासशील रही है और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी हुए हैं।
इसकी जड़ें भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक संदर्भों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब हम स्पेशल में भारत की विदेश नीति का अर्थ समझते हैं। अभी हमने ओवरऑल समझा कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, भारत के कंटेक्स्ट में इसको देखते हैं। भारत की विदेश नीति उन सिद्धांतों, योजनाओं और क्रियाओं का समूह है जिनके माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को सहयोग देना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को मजबूत बनाना है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत की विदेश नीति के आंतरिक और बाहरी निर्धारक। भारत की विदेश नीति को आकार देने में आंतरिक, जिन्हें हम आभ्यंतर, और बाहरी मतलब बाह्य कारक कार्य करते हैं। यह नीति देश की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होती है। सबसे पहले हम आंतरिक निर्धारक देखते हैं। आंतरिक निर्धारक क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसे? भारत एशिया के केंद्र में स्थित है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से मिलती है। यह रणनीति स्थित विदेश नीति में पड़ोसी कूटनीति को महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके चारों तरफ अलग अलग देश हैं, जिसकी वजह से उसे कूटनीति को अपनाना पड़ता है अपनी विदेश नीति में। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली भारत की विदेश नीति को शांतिपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। पंडित नेहरू ने से लेकर नरेंद्र मोदी तक नेतृत्व ने विदेश नीति को अलग अलग दिशा दी है। मतलब जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की रही है देश की, उसमें हमेशा से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की जाती है, तो इसलिए हमारी जो विदेश नीति है उसके अंदर भी इस विचार को शामिल किया जाता है। अगला निर्धारक है आर्थिक आवश्यकताएं। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, विदेश निवेश की जरूरतें भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। देखो, दूसरे देशों के साथ अगर आपको व्यापार करना है या उनके साथ समझौते करने हैं, तो आपको अपनी विदेश नीति में ऐसे तत्व शामिल करने होंगे, इसीलिए भारत ने भी उन्हें शामिल किया हुआ है। अगला कारक है सांस्कृतिक विरासत। भारत की विदेश नीति में बौद्धिक, अहिंसात्मक और सह अस्तित्व के सिद्धांत की झलक है। मतलब जो हमारी संस्कृति है वही हमें इस प्रकार की विदेश नीति बनाने के लिए मोटिवेट करती है कि भाई हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी विदेश नीति को बनाए रखना है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा। आंतरिक अस्थिरता, आतंकवाद, उग्रवाद जैसी चुनौतियां विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। अभी तक हमने पढ़े आंतरिक निर्धारक, अब हम पढ़ेंगे बाहरी निर्धारक कि ऐसे क्या बाहरी निर्धारक है जो भारत को अपनी विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। पहला है वैश्विक शांति संतुलन। अमेरिका, रूस, चीन जैसी शक्तियों के साथ भारत के संबंध विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, WTO जैसे मंचों की नीतियां और दबाव भारत की विदेश नीति को आकार देती हैं। देखो, जब भी कोई विदेश नीति बनाते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी बात माननी पड़ती है। अगला है पड़ोसी देशों की नीतियां। अब पाकिस्तान की आक्रामक नीतियां, चीन की विस्तारवादी रणनीति भारत को सुरक्षा केंद्रित विदेश नीति अपनाने को बाध्य करती है। देखो, हमें पता है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान और चाइना से अटैक हो सकता है, तो इसलिए हम अपनी विदेश नीति में सुरक्षा केंद्र में रखते हैं। अगला है वैश्विक समस्याएं। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर अपराध जैसी वैश्विक चुनौतियां भी भारत की विदेश नीति में प्रमुख बन गई हैं। आंतरिक और बाह्य कारकों से अगर रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आता है तो आप निष्कर्ष में लिखोगे भारत की विदेश नीति एक जटिल तंत्र है जो आंतरिक आकांक्षाओं और बाह्य परिस्थितियों दोनों से प्रेरित है। यह नीति लचीलापन रखते हुए समय के साथ बदलती रही है और भारत के वैश्विक हितों की पूर्ति में सहायक रही है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत। तो अब हम इसके उद्देश्य और सिद्धांत देखेंगे। देखो, हर एक देश की विदेश नीति के पीछे कुछ उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो उसकी दिशा और दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। भारत की विदेश नीति नैतिकता, शांति, विकास और आत्मनिर्भरता पर आधारित रही है। तो हमारी विदेश नीति के उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय हितों की रक्षा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। अगला है वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की नीति अपनाई। अगला है आर्थिक विकास करना, इसका उद्देश्य है विदेश नीति के माध्यम से व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना। पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, नेबरहुड फर्स्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आता है कि उसकी उद्देश्य है ये। वैश्विक मंचों पर प्रभावी उपस्थिति, भारत की भूमिका को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना। अभी हमने उद्देश्य पढ़े कि क्या क्या उद्देश्य हैं, एक बार फिर से देख लो कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास, पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और वैश्विक मंचों पर प्रभावी उपस्थिति। अब हम देखते हैं कि विदेश नीति के अंतर्गत जो सिद्धांत आते हैं वो कौन कौन से हैं। पंचशील सिद्धांत, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, कई बार इससे अलग से भी शॉर्ट नोट में आ जाता है। पंचशील सिद्धांत क्या है? जो 1954 में अपनाया भारत ने। आपसी सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसके अंतर्गत ये 5 चीजें अपनाई गई। पंचशील मतलब 5 तरीके के समझौते कि जो भी देश हैं वो आपसी सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे और एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ में पारस्परिक लाभ मतलब व्यापार वगैरह करते रहेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को वो अपनाएंगे। दूसरा है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता किसी शक्ति गुट का हिस्सा ना बनते हुए स्वतंत्र निर्णय लेना। मुख्य रूप से ये जिस टाइम पे शीत युद्ध हो रहा था उस टाइम पे था, लेकिन आज भी भारत इस नीति को अपनाता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्वास। भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को प्राथमिकता देता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विविध विचारों और व्यवस्थाओं के बीच सहयोग करना। आर्थिक और तकनीकी सहयोग, विशेषकर विकासशील देशों के साथ सहयोग करना। ये सभी क्या है? उसके सिद्धांत भारत की विकास के लिए कि भारत में विदेश नीति में कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आर्थिक और तकनीकी सहयोग करना। अब आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत केवल भारत के हितों की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, मानवता और विकास को भी समान महत्व देते हैं। यह नीति सिद्धांतों और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखती है। देखो, विदेश नीति वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये पूरा कंटेंट रेडी कर लेना। इसमें से उद्देश्य और सिद्धांत पूछे तो आप वो लिख देना, उसका अर्थ पूछे या विशेषताएं पूछे तो आप वो लिख देना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इस यूनिट के, गुटनिरपेक्षता और आगे अवधारणाएं, नीति और प्रासंगिकता। अब हम गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे अलग से। गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट 20वीं सदी के मध्य में एक ऐसी अवधारणा बनकर उभरी जिसने शीत युद्ध की 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। भारत इस आंदोलन का अग्रणी देश था। देखो, जिस टाइम पे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध हो रहा था, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया कि मैं ना तो इसके गुट में होऊंगा और ना ही इसके गुट में, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर देश ऐसे कर रहे थे ना कि किसी एक महाशक्ति के ग्रुप में जाके शामिल हो जा रहे थे। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया कि दोनों में से किसी के भी साथ शामिल ना होना। अब गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को हम देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि कोई देश किसी शक्ति गुट में शामिल ना हो और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से तय करे। यह नीति विशेष रूप से शीत युद्ध काल में उभरी, जबकि अधिकांश देश अमेरिका या सोवियत संघ के पक्ष में खड़े हो रहे थे। देखो, एक चीज इसमें यह भी समझो कि गुटनिरपेक्षता को आप तटस्थतावाद नहीं कहोगे, क्योंकि तटस्थतावाद क्या होता है कि अपने आप को बिल्कुल काट लेना कि क्या हो रहा है 2 कंट्रीज के बीच में, उससे दूर कर लेना। बट भारत तटस्थतावाद को नहीं अपनाता, वो गुटनिरपेक्षता को अपनाता है कि वो किसी के भी शामिल नहीं होता ग्रुप में, बल्कि उनके बीच शांति बनाने की कोशिश करता है।
ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य: भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। अगर गुट निरपेक्षता अपनाएंगे तो इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बनी रहेगी। अगर नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा कि जिस खेमे में हम शामिल हो जाएंगे उसका हम पे प्रभाव दिखेगा हमारी विदेश नीति पर। वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, नव स्वतंत्र देशों की आवाज बनना, गुटिया राजनीति से दूरी बनाकर विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य हैं। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही? भारत, यूगोस्लावाकिया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, ये 5 देश थे जिन्होंने साथ मिलकर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक नैतिक एवं व्यवहारिक नीति बताया। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। गुट निरपेक्षता की आलोचना। अब गुट निरपेक्षता की क्या आलोचनाएं की जाती हैं? समय के साथ भारत की कुछ नीतियां गुट निरपेक्षता के विरुद्ध मानी गई है, जैसे रूस से नजदीकी। कुछ लोग कहते हैं कि भारत वैसे तो गुट निरपेक्ष बताता है अपने आप को, लेकिन कई बार वो रशिया के साथ ज्यादा ही नजदीक के संबंध निभाता है। दूसरा है, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठे। कई बार ऐसा होता है कि गुट निरपेक्ष अब इतना प्रभावी नहीं है, वो उस टाइम के लिए ज्यादा उपयोगी था, अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा देना चाहिए, ये इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्षता की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, इसकी रिलीवेंस क्या है आज की टाइम में। रणनीतिक स्वायत्ता। भारत आज भी किसी गुट का हिस्सा नहीं है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ईरान जैसे देशों से समान रूप से वो अपने संबंध बनाए हुए हैं। मल्टी अलाइनमेंट का दौर। भारत अब कई के साथ किसी के खिलाफ नहीं की नीति अपना रहा है। देखो, गुट निरपेक्षता का अर्थ अभी के टाइम में भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत ये कहता है कि मैं कई के साथ तो हूं, मतलब मैं अधिकतर देशों के साथ तो हूं लेकिन किसी के भी खिलाफ नहीं हूं। ऐसी नीति को भारत अपनाता है। वैश्विक दक्षिण की आवाज। भारत आज भी विकासशील देशों की समस्याओं को वैश्विक मंचों पर उठाता है। अब इसका निष्कर्ष, गुट निरपेक्षता केवल शीत युद्ध की नीति नहीं थी, बल्कि यह भारत की स्वतंत्र सोच और रणनीतिक स्वायत्ता का प्रतीक है। आज भले ही वैश्विक संदर्भ बदल गया हो, लेकिन इसका मूल दर्शन भारत की विदेश नीति में आज भी प्रासंगिक है। ये आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो। यहाँ पे ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं फिर से आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने यूनिट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने भारत की विदेश नीति का अर्थ समझा कि विदेश नीति किसे कहते हैं। उसके बाद भारत की अलग से विदेश नीति के लिए हमने अर्थ को समझा, और फिर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी निर्धारक कौन कौन से हैं हमने ये पढ़ा कि भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व, आर्थिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी इसके आंतरिक निर्धारक थे। बाहरी निर्धारक वैश्विक शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पड़ोसी देशों की नीतियां, वैश्विक समस्याएं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इसे बाहरी रूप से इसको अपनी विदेश नीति बनाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत। हमने पढ़े कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, वैश्विक मंचों पर प्रभावी उपस्थिति दिखाना। और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं विदेश नीति में? पंचशील का सिद्धांत है, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना और आर्थिक और तकनीकी सहयोग। लास्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ा गुट निरपेक्षता के बारे में कि गुट निरपेक्षता क्या है। पहले हमने इसकी अवधारणा समझी, फिर गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों को हमने समझा और भारत की इसमें क्या भूमिका रही है। गुट निरपेक्षता की आलोचनाएं की जाती हैं वो हमने पढ़ी। साथ में हमने गुट निरपेक्षता की वर्तमान समय में जो प्रासंगिकता है कि ये वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक है, जैसे रणनीतिक स्वायत्ता, मल्टी अलाइनमेंट का दौर, वैश्विक दक्षिण की आवाज, ये सब हमने पढ़ा। यहाँ तक हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आपकी यूनिट 2 है
शीत युद्ध से उत्तर शीत युद्ध युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। पहले हम भारत और अमेरिका के संबंध पढ़ेंगे, फिर भारत और रूस के, भारत और चीन, भारत और यूरोपीय संघ। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। शीत युद्ध से उत्तर शीत युद्ध तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध, मतलब जो शीत युद्ध काल था उसमें और उसके बाद उत्तर शीत युद्ध, मतलब शीत युद्ध के बाद वाले समय में जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके साथ संबंध कैसे बदले। शीत युद्ध का काल 1947 से 1951 विश्व राजनीति का एक विशिष्ट दौर था, जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा में लिप्त थी। भारत ने इस समय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में उत्तर शीत युद्ध, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर युग की शुरुआत हुई, जहां शक्ति संतुलन में व्यापक परिवर्तन आए। भारत की विदेश नीति और विभिन्न वैश्विक शक्तियों से संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहले हम भारत और अमेरिका के संबंधों को पढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध समय के साथ कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। शीत युद्ध काल में जहां दोनों देश के दृष्टिकोण में भारी अंतर था, वहीं उत्तर शीत युद्ध युग में उनके संबंध रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़े हैं। शीत युद्ध के काल में संबंध 1947 से 1991 में, मतलब उनके संबंध कैसे थे। गुटनिरपेक्षता बनाम पूंजीवाद। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति अमेरिका को पसंद नहीं थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता दी थी। भारत की रूस के प्रति झुकाव। अमेरिका को भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव अस्वीकार्य था। अगला, भारत पाक युद्धों में भूमिका। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने भारत की जगह पाकिस्तान का साथ दिया। ये सब थे जिस टाइम पे शीत युद्ध हुआ था, उस समय कैसे संबंध थे। अब शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे बदले। आर्थिक सुधारों के बाद सहयोग। 1991 में भारत के आर्थिक उद्योगीकरण के बाद अमेरिका से व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। जब 1991 में एलपीजी को अपनाया था इंडिया ने, उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने शुरू हुए। परमाणु समझौता 2008। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां से दिखने लगा कि अब भारत और अमेरिका साथ में मिलकर समझौते कर रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी। रक्षा, आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग। क्वेड और तकनीकी सहयोग। QUAD क्वेड समूह भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की आपस में भागीदारी हुई। इसमें तकनीकी, शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में जब आपस में इन्होंने सहयोग किया तो इनके संबंधों में सुधार आया। आप इनके संबंधों के बारे में निष्कर्ष लिख सकते हो कि भारत और अमेरिका के संबंध अब प्राकृतिक साझेदारों के रूप में विकसित हो चुके हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, वैश्विक स्थिरता और आर्थिक सहयोग के साझा हितों से जुड़े हैं। अभी हमने पढ़े भारत और अमेरिका के संबंध, अब भारत और रूस के संबंध हम पढ़ेंगे। भारत और रूस, देखो जिस टाइम पे शीत युद्ध था उस टाइम पे रूस अलग से नहीं था, रशिया, उस टाइम पे सोवियत संघ था। तो हम सोवियत संघ के साथ संबंधों को पढ़ेंगे कि संबंध दशकों से गहरे, भरोसेमंद और बहुपक्षीय रहे हैं। शीत युद्ध काल में रूस भारत का सबसे निकटतम मित्र था। तो आप यहाँ रूस की जगह सोवियत संघ कहोगे क्योंकि उस टाइम पे सोवियत संघ था। शीत युद्ध काल के संबंध। 1962 के बाद रूस की भूमिका। चीन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सैन्य सहयोग बढ़ाया। 1971 की मैत्री संधि। भारत से सोवियत मैत्री संधि ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में रणनीतिक समर्थन दिखाया। रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में सहयोग। रूस ने भारत को रक्षा तकनीकी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया। ये रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग जो भारत और रूस करते हैं। अब ये शीत युद्ध के बाद के संबंध बताए गए हैं। नया रूस, नया संबंध। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का रणनीतिक साझेदार बना रहा। रक्षा साझेदारी। ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई लड़ाकू विमान, S-400 डील जैसे प्रमुख सहयोग। अभी के समय में भी हम जो हथियार वगैरह हैं वो रूस से खरीदते हैं।
ब्रिक्स एससीओ जैसे मंचों में सहभागिता, दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदार हैं। ऊर्जा सहयोग, रूस भारत का प्रमुख तेल और परमाणु ऊर्जा आपूर्तिपूरक है या आपूर्तिकर्ता है। आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, भारत रूस संबंध विश्वास और स्थायित्व पर आधारित है। हालांकि भारत अब विविध देशों से सहयोग कर रहा है, पर रूस आज भी भारत का पारंपरिक और भरोसेमंद मित्र बना हुआ है। क्योंकि देखो, जब भी भारत के ऊपर कोई संकट आता है तो रूस सबसे पहले भारत के लिए सहयोग करने के लिए खड़ा होता था, और अभी के समय में भी भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिन्होंने आधुनिक काल में संघर्ष और सहयोग दोनों का अनुभव किया। दोनों देश एशिया की प्रमुख शक्तियां हैं। तो शीत युद्ध काल के समय के देखते हैं हम। हिंदी चीनी भाई भाई 1950 में। पंचशील और नेहरू झोउ की मैत्रीपूर्ण शुरुआत। जिस टाइम पे शीत युद्ध था उस टाइम पे ये चीज आई थी, हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे लगाए गए थे। पंचशील का समझौता जब किया गया। 1962 का युद्ध। चीन द्वारा अक्साई चीन में अतिक्रमण के कारण युद्ध जैसे संबंधों में गहरी दरार पड़ी। देखो, 1962 में चीन ने अतिक्रमण कर दिया था, जिससे हमारे संबंधों में दरार आ गई। फिर द्विपक्षीय वार्ता पर का ठहराव। 1962 के बाद कई वर्षों तक रिश्तों में ठंडापन रहा। 1962 में युद्ध हुआ, उसके बाद कई वर्षों तक शांति बनी रही। फिर आता है हमारा उत्तर शीत युद्ध युग, मतलब शीत युद्ध के बाद। व्यापारिक संबंधों का विकास। 2000 के बाद द्विपक्षीय व्यापार में तेजी, लेकिन व्यापार घाटा भारत के पक्ष में नहीं। सीमा विवाद एवं तनाव। डेक्लाम, गलवान घाटी जैसी घटनाएं, मतलब भारत और चीन के संबंध में जो तनाव और विवाद है वो बताए गए हैं। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। चीन की बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव में भारत की असहमति। चीन पाक गठजोड़ से भारत की चिंता, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता ही है, तो भारत इससे चिंताग्रस्त होता है कि अगर वो उसका सहयोग करेगा तो भारत को खतरा है। बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता। ब्रिक्स एससीओ में दोनों देश साथ हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। मतलब कई मंच ऐसे हैं जिन पे भारत और चीन साथ साथ उसमें शामिल है, लेकिन कई बार वैचारिक मतभेद भी उसमें रहते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो भारत और चीन के संबंध जटिल हैं, व्यापारिक दृष्टि से घनिष्ठ, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से तनावपूर्ण है। भारत को सतर्क रहना, संतुलन बनाना पड़ता है। भारत को सतर्क रहकर अपना संतुलन बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि हम उसके साथ संबंध बिगाड़ भी नहीं सकते और ना ही हमारे उसके साथ ज्यादा अच्छे संबंध है। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से तो अच्छे हैं, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां पर तनाव बना रहता है। अब लास्ट है भारत और यूरोपीय संघ के संबंध। यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, रणनीतिक और विकास साझेदार देश है। भारत और यूरोप के देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। शीत युद्ध काल के संबंध। प्रत्यक्ष संबंध कम। देखो, जब शीत युद्ध था तो प्रत्यक्ष संबंध बहुत कम थे। यूरोपीय देश शीत युद्ध में अमेरिका के पक्ष में थे। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के कारण उनमें आपस में दूरी बनी रही। व्यक्तिगत देशों से संबंध, जैसे कुछ यूरोप के कुछ देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि से द्विपक्षीय संबंध धीरे धीरे बढ़ते रहे। फिर शीत युद्ध युग के बाद व्यापार और निवेश। यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होना। रणनीतिक साझेदारी 2004। राजनीतिक संवाद, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान में सहयोग। ब्रिटेन और ब्रेक्जिट। भारत ब्रिटेन संबंध ब्रेक्जिट के बाद और मजबूत हुए हैं। शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग। यूरोप में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि। यूरोप में भारतीय छात्र बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ना, ये सभी इसके संबंधों को दर्शाते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं भारत और यूरोपीय संघ के संबंध बहुआयामी है। व्यापार, पर्यावरण, मानव अधिकार और शिक्षा से लेकर वैश्विक शासन तक ये साझेदार विश्व में लोकतांत्रिक और विकासशील मूल्यों को साथ लेकर चल रही है। यहाँ पे आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है।
देखो, मैं आपको जितनी भी हेडिंग्स बता रही हूँ आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग एलेबोरेट कर सकते हो, ज़्यादा कंटेंट उसका आप बढ़ा सकते हो, लेकिन जो हेडिंग है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ और उसका मेन मीनिंग आप उसके टाइम में जो जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अभी हम यूनिट 2 में देख लेते हैं कि हमने यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो, शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद जो भी देश थे उनमें आपस में जो संबंध हैं उनमें बहुत बदलाव आए हैं। तो पहले भारत और अमेरिका के संबंध हमने देखे कि भारत और अमेरिका के पहले शीत युद्ध के समय में कैसे संबंध थे कि जो भारत था उसने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, तो इसलिए विचारों में परस्पर टकराव था और भारत का रूस के प्रति झुकाव के कारण भी हमें वो अस्वीकार करता था। लेकिन और साथ में ही भारत और पाकिस्तान के युद्धों में जब अमेरिका था वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो आर्थिक सुधार हैं उनके कारण भारत और अमेरिका के संबंध आपस में अच्छे हुए। उन्होंने परमाणु समझौता भी किया, रणनीतिक साझेदारी भी और क्वेड और तकनीकी सहयोग भी उनमें आपस में बढ़ा। इसके बाद हमने भारत और रूस के संबंध देखे कि भारत और रूस के संबंध शीत युद्ध काल के समय से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि 1962 के युद्ध में भी उन्होंने सहयोग दिया था हमें और 1971 में संधि भी की गई थी और रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी रूस हमारा सहयोग करता था। शीत युद्ध युग के बाद जैसे उससे पहले सोवियत संघ था, फिर ये रूस बन गया, तो रूस ने भी अपने नए संबंध अच्छे ही रखे हमारे साथ। रक्षा में साझेदारी की, हमें जैसे सुखोई लड़ाकू विमान और ये सब प्रदान करने में उसने अपना सहयोग दिखाया। इसके बाद भारत और चीन के हमने संबंध पढ़े कि जिस टाइम पे शीत युद्ध था उस टाइम पे भारत और चीन के संबंध कैसे थे। तो पहले तो चीन ने 1950 में भारत के साथ सहयोग किया, मित्रता की, फिर 1962 में उसने हमला कर दिया, तो इसके कारण संबंध खराब हो गए। लेकिन 1962 के बाद द्विपक्षीय वार्ता के बाद फिर से संबंध थोड़े ठीक रहे। उसके बाद उत्तर शीत युद्ध युग आ जाता है। उत्तर शीत युद्ध युग में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ, सीमा विवाद और तनाव बने रहे। मतलब व्यापार की दृष्टि से तो हम आपस में सहयोग करने लगे, लेकिन फिर भी हमारे और चीन के बीच में तनाव बना रहता है। फिर भारत और यूरोपीय संघ के संबंध हमने देखे कि भारत और यूरोपीय संघ में शीत युद्ध से पहले कोई ज़्यादा प्रत्यक्ष संबंध नहीं थे, पर जो कुछ देश थे उसके वो थोड़े थोड़े द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते थे। इसके बाद हमने उत्तर शीत युद्ध युग में देखा कि ब्रेग्जिट के बाद जो ब्रिटेन है उससे हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे हुए और रणनीतिक साझेदारी 2004 से भी हमारे संबंध अच्छे हुए। साथ में शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग भी भारत और यूरोपीय संघ के देशों में बना हुआ है। यहाँ तक आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। देखो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है पर आपको सारा कंटेंट यहीं मिल जाएगा। मैं हर एक टॉपिक को आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जितना सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने की ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही पढ़ो। इसके बाद आपकी यूनिट 3 में आपको भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। देखो, पहला मुद्दा है सीमा विवाद, दूसरा प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे, पारसीमा आतंकवाद। हम ये तीनों टॉपिक अच्छे से अब कवर करेंगे। सबसे पहले भारत और पड़ोसी क्षेत्र मुद्दे और चुनौतियां। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी समुद्री राष्ट्र भी भारत की रणनीतिक परिधि में आते हैं। भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किंतु इन संबंधों में कई जटिलताएं और चुनौतियां भी बनी हुई हैं। आप ये इंट्रो की तरह आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 18 मार्क्स का, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद ही आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। पहला है सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कुछ सीमा विवाद आज भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अगर हम प्रमुख सीमा विवाद देखें तो पहला है भारत चीन सीमा विवाद। अक्साई चीन क्षेत्र जो है लद्दाख वाला हिस्सा है,
उसमें चीन ने 1962 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, तो ये भी एक विवाद है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, चीन इसे दक्षिण तिब्बत मानता है, लेकिन वो है भारत का ही हिस्सा, तो इसमें भी समस्या है। डोकलाम और गलवान संघर्ष, 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान घाटी में सैनिक टकराव हुआ। जो सीमा वाले देश हैं वो आपस में सीमा पर कई बार टकराव करते ही हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा विवाद, अब भारत और पाकिस्तान का देखते हैं तो कश्मीर मुद्दा, 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद रहता ही है। इसके बाद सीमा पर घुसपैठ और एलओसी संघर्ष, लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन होते रहते हैं, मतलब जो एलओसी है उसका कई बहुत बार उल्लंघन किया जाता है। अब हम देखते हैं भारत नेपाल सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। नेपाल ने अपने नए नक्शे में इन क्षेत्रों को शामिल किया, मतलब जो भारत का क्षेत्र है ये, लेकिन नेपाल ने जब अपना नया नक्शा बनाया तो उसमें भारत के इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा इन पर अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में वो भारत का ही हिस्सा है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद सुलझ चुका है, जो कि अब पहले था। छोटे एन्क्लेव और भूमि सीमा समझौता 2015, यह ऐतिहासिक समझौता 68 वर्षों पुराना विवाद सुलझाने में सहायक हुआ, मतलब आपस में समझौता कर लिया गया और ये विवाद सुलझ गया है। लेकिन जो इससे पहले अब हमने पढ़े कि भारत नेपाल वाला, भारत पाकिस्तान की सीमा वाला, ये सभी अभी तक नहीं सुलझे हैं। अब इन सीमा विवादों के कारण क्या हैं? उपनिवेशवादी विरासत और अस्पष्ट सीमाएं, कई बार तो ये ही डिसाइड नहीं है कि कौन सा एरिया भारत में आता है और कौन सा तिब्बत में आता है, तो इसलिए ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रणनीतिक और सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की चाह, अब जो बाकी के देश हैं वो हमारे जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण की चाह रखते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर बार बार अटैक करते रहते हैं। राष्ट्रीय असमिता और संप्रभुता की रक्षा, अब भारत है उसको अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अटैक करना पड़ता है वापस। इसका निष्कर्ष हम लिख सकते हैं, सीमा विवाद भारत के लिए एक बड़ी रणनीति और कूटनीतिक चुनौती है। इसका शांतिपूर्ण समाधान भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है। अभी हमने ये पढ़ा कि सीमा विवाद का मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा है हमारा प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इश्यूज। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उत्पीड़न और युद्ध की स्थितियों के कारण बड़े पैमाने पर लोगों ने भारत में शरण ली। अब जो अलग आसपास के देश हैं, जब उनमें युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है या धार्मिक उत्पीड़न होता है तो वो आकर भारत जैसे देश में शरण लेते हैं। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संरचना और संसाधनों पर प्रभाव डालते हैं। देखो, किसी भी देश के पास संसाधन लिमिटेड होते हैं, अब वहां पे अलग से जनसंख्या आ जाएगी तो वो संसाधन उसके लिए कम पड़ जाएंगे, और भारत के साथ भी यही हो रहा है। प्रमुख शरणार्थी और प्रवासन मुद्दे कौन कौन से जो मुख्य हैं? बांग्लादेश से अवैध प्रवासन, 1971 के युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आए थे बांग्लादेश से। अब भी असम, बंगाल और त्रिपुरा में लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी आते रहते हैं। एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, और सीएए, नागरिक संशोधन अधिनियम, विवाद का मुख्य कारण है। रोहिंग्या शरणार्थी जो कि म्यांमार से आए थे, म्यांमार में हिंसा से भागे रोहिंग्या मुसलमान भारत के जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद आदि में आकर बस गए थे। भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। तिब्बती शरणार्थी, 1959 में दलाई लामा के नेतृत्व में भारत में आए थे तिब्बत से। ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सरकार इन एग्जाइल, ये आकर वहां धर्मशाला में रुके थे हिमाचल प्रदेश में, और फिर ये भारत में ही रह गए। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, 1983 के तमिल सिंगली संघर्ष के दौरान हजारों तमिल भारत आए, तमिलनाडु में शिविरों में रहते थे ये। अब इससे देखो क्या क्या प्रभाव और चुनौतियां आती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा होता है, सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक तनाव बढ़ता है, विकास संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, मतदाता पहचान में भी भ्रम होता है। इसका हम निष्कर्ष देखें
तो भारत ने शरणार्थियों के प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन बढ़ते अवैध प्रवासन से जुड़ी सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीति और संवेदना में संतुलन आवश्यक है। देखो, भारत हमेशा से ही ऐसा दृष्टिकोण रखता है कि अगर कोई आपके देश में दूसरे देश से आया है अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहेंगे तो भारत की भी तो समस्या बढ़ जाएगी ना। भारत उनके लिए इतने संसाधन कहाँ से लाएगा? और ऐसे ही जो अमेरिका जैसे देश है, वो अपने यहाँ पर दूसरे कंट्रीज से आने वाले माइग्रेंट्स को रोकते हैं ताकि उनके संसाधनों पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगला मुद्दा है हमारा पार सीमा आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पार सीमा आतंकवाद का आशय उस आतंकवादी गतिविधि से है जो भारत की सीमाओं के पार से प्रायोजित, प्रशिक्षित या समर्थित होती हैं। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं पाकिस्तान से आतंकवाद। कश्मीर घाटी में आतंकवाद 1990 के दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद ये सब सक्रिय हैं। 26/11 मुंबई हमला जो 2008 में हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से इसमें हमला किया था। घुसपैठ और प्रशिक्षण शिविर, एलओसी के पास आतंकी शिविरों का संचालन किया जाता है। बीएसएफ और सेना लगातार घुसपैठों को रोकने में लगी रहती है। उत्तर पूर्व भारत में विदेशी समर्थन, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा से पूर्वोत्तर उग्रवाद को समर्थन मिलता है उन्हें। भारत की रणनीतिक प्रक्रिया, अब देखो भारत आतंकवाद से कैसे निपटता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, उड़ी हमले के बाद सीमा पार आतंकी शिविरों पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हमला किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पुलवामा हमले के बाद हवाई हमला किया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियमों का सख्ती से प्रयोग किया जाता है कि कोई भी देश में गलत तरीके से ना आ सके। इसका प्रभाव क्या होता है? नागरिकों और सैनिकों की हानि होती है। आतंकी हमला होता है तो भारत पाक संबंधों में तनाव बना रहने का कारण एक यही है कि वो आतंकवाद को समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन। निष्कर्ष हम देखें तो पार सीमा आतंकवाद भारत की संप्रभुता, आंतरिक शांति और विकास के लिए गंभीर चुनौती है। भारत को कूटनीतिक, सैन्य और खुफिया रणनीति का समन्वित प्रयोग करना होगा ताकि इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। यहाँ पे आपकी ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एक बार हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। भारत के पड़ोसी क्षेत्रों के साथ क्या क्या मुद्दे और क्या क्या चुनौतियां हमने ये देखा। पहला मुद्दा है हमारा सीमा विवाद, कि हमारा जो आसपास के देश हैं उनके साथ सीमा विवाद चलता रहता है, जैसे कि भारत और चीन का, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, कश्मीर वाला मुद्दा है इसमें, भारत नेपाल का सीमा विवाद, भारत बांग्लादेश का सीमा विवाद, और इसके कुछ कारण भी हमने पढ़े कि क्या कारण है। इसके बाद अगला मुद्दा हमने प्रवासन और शरणार्थियों का मुद्दा पढ़ा, जिसमें कि देखो बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी और रोहिंग्या शरणार्थी जो कि म्यांमार से आए थे। फिर तिब्बती शरणार्थियों के बारे में हमने पढ़ा, जो श्रीलंकाई तमिल आए थे, तमिल और सिंगली संघर्ष के दौरान उनके बारे में हमने पढ़ा, और इससे क्या क्या चुनौतियां आती हैं ये हमने देखा। इसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा पार सीमा आतंकवाद की, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो भारत के लिए कैसे एक समस्या है। जैसे कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद होता है वो, घुसपैठ और प्रशिक्षण शिविर जो लगाए जाते हैं, उत्तर पूर्व भारत में विदेशी समर्थन जो है, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, और भारत जो भी अपनी रणनीतिक प्रतिक्रिया अपनाता है इस आतंकवाद के लिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में अपनाई, बालाकोट अपनाया 2019 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियमों का सख्ती से भारत पालन करता है, ये सब। यहाँ तक ये 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो, एक ही वीडियो में सारी यूनिट कंप्लीट कराने की वजह से आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी गर्मी में हाइड्रेट रहने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ 5 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग भी पानी पी लीजिए। ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे।
तो अब हम अपनी लास्ट यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 है समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत, जिसमें हमें बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी को पढ़ना है और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत जो उभर रहा है उसकी क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, इसे पढ़ना है। तो पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी, व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं। आज का विश्व बहुध्रुवीय है, जहां शक्ति केवल अमेरिका या रूस तक सीमित नहीं है। वैश्विक मुद्दे जैसे व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा पर अब बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से विचार विमर्श होता है। भारत इन मंचों पर एक सक्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो जो बहुपक्षीय मंच हैं, पहले हम उनको देखते हैं कि उनमें भारत की क्या भागीदारी है। जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत विकासशील देशों के अधिकारों का समर्थन करता है। कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR जिसे हम बोलते हैं, ई-कॉमर्स पर भारत की हमेशा अलग कोई ना कोई राय जरूर रहती है। एक देश एक नीति नहीं की वकालत करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा UNFCCC और पेरिस समझौता। ये पर्यावरण से संबंधित है। भारत ने 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को अपनाया। लाइफ मिशन की शुरुआत की लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की। ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे थे। फिर G20 में हम भारत की भूमिका देखते हैं। भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने की पहल की भारत ने। ब्रिक्स, SCO, क्वेड, एशियन। भारत ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर वैश्विक संतुलन की बात करता है। QUAD और एशियन में हिंद प्रशांत रणनीति में भारत की भागीदारी भी सक्रिय रूप से होती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की स्थिति, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का समर्थन करता है भारत। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, मतलब इसमें कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है। हरित ऊर्जा में तेजी, सौर, पवन, बायोमास। जलवायु न्याय के लिए वैश्विक मंचों पर भारत आवाज उठाता है। ये तो थे वैश्विक मंचों के बारे में। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। भारत अब वैश्विक चर्चाओं में एक निष्क्रिय श्रोता नहीं है, बल्कि सक्रिय श्रोता है, बल्कि नीति निर्माता और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता रहा है। उसकी भागीदारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने में योगदान देती है। मतलब जितने भी वैश्विक स्तर पर जो कोई भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी मंच हैं, उन सभी पर भारत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। अब इस यूनिट में हमारा दूसरा टॉपिक है वैश्विक शक्ति के रूप में भारत, संभावनाएं और चुनौतियां। कि जो विश्व में उभरती हुई शक्तियां हैं, उनके रूप में क्या भारत का स्थान है, इसके लिए उसकी क्या संभावनाएं हैं और उसके सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इसका आप प्रिपेयर कर लेना। देखो, 21वीं सदी को भारत की सदी कहा जा रहा है। भारत की आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या बल, तकनीकी विकास और राजनीतिक सक्रियता ने उसे वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर किया है। लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं जो इस लक्ष्य की राह में बाधा बन रही हैं। भारत की वैश्विक शक्ति बनने की संभावनाएं, अब क्या कारण है जिससे कि वो वैश्विक शक्ति बनने की ओर है। पहला है आर्थिक शक्ति। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम यहाँ चलाए जा रहे हैं। वैश्विक निवास के लिए आकर्षक गंतव्य ये बन चुका है। जनसंख्या और युवा शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के पास है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बल पर कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही है यहाँ पर। तीसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। इसरो की सफलता, IT और फार्मा उद्योग में वैश्विक स्थान भारत को मिलता जा रहा है। कूटनीतिक सक्रियता, भारत G20, ब्रिक्स, SCO, क्वेड जैसे मंचों में अपनी भागीदारी निभा रहा है और वसुधैव कुटुंबकम आधारित विदेश नीति है भारत की। सैन्य शक्ति की बात करें तो विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत को हम ये कह सकते हैं कि वो वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बाद हम इसके सामने जो चुनौतियां आती हैं वैश्विक शक्ति बनने में, उसको देखते हैं।
आंतरिक असमानता और गरीबी। आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है। सीमा विवाद और सुरक्षा संकट, चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव रहता है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा की चुनौतियां लगातार आती रहती हैं। संस्थागत सुधार की आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही है। कुछ पर्यावरणीय संकट भी हैं, जैसे वायु और जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव भी है। विविधताओं के कारण भारत के बीच सामाजिक एकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो भारत में वैश्विक शक्ति बनने का पूर्ण सामर्थ्य है, लेकिन इसे संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास के मार्ग से ही हासिल किया जा सकता है। यदि भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को सशक्त करे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व बनाए रखे तो वह निसंदेह भविष्य की एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। जहां अब आपकी यूनिट 4 हो गई है कंप्लीट। आपकी चारों यूनिट मैंने अब तक कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस तरह से लिखे जाते हैं, उनके अंदर आपको क्या क्या आंसर्स करने हैं। उसके लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम का फॉर्मेट समझ लेते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और इंस्ट्रक्शंस में क्लियर लिखा होता है कि पूरा पेपर आप इंग्लिश या हिंदी में ही करोगे। ये नहीं कि आपको जोन सा आंसर जिस लैंग्वेज में आ रहा हो आप उसमें कर दो, अदरवाइज वो आपका फिर चेक नहीं होता है। आपने जिस लैंग्वेज में स्टार्ट किया है उसी लैंग्वेज में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। वो आपकी चॉइस है, आप किस में अटेम्प्ट करोगे, लैंग्वेज आपकी चॉइस होती है। देखो अब इसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज़ादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। मैं अभी आपको इनके एक एक के आंसर भी बताऊंगी, पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10। देखो आपको 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 10 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होता है। मतलब 90 मार्क्स का एग्जाम है तो ईच क्वेश्चन इक्वल्स टू 18 मार्क्स। अब 18 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन लास्ट में मोस्टली ये क्वेश्चन मिलता ही है कि आप शॉर्ट नोट लिखोगे। इसमें आपको कोई 2 या 3 जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हो कि 2 लिखने हैं या 3 लिखने हैं, उस पर शॉर्ट नोट लिखना होता है और ये भी आपके बाकी के क्वेश्चंस के जितना ही होता है 18 मार्क्स का। अगर आप 18 के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 9 मार्क्स का हो जाता है एक एक। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप मोस्टली क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं कम राइटिंग पर भी। तो इसलिए कोई भी अलग से 4 क्वेश्चन जो आपको इजी लगे वो करो और एक क्वेश्चन नंबर 10 जरूर अटेम्प्ट करो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4 दिए हैं, जैसे शरणार्थी समस्या, भारत एवं वर्ल्ड बैंक, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल अलग से आपके सिलेबस में नहीं था, बट आपको अब ये सेकेंड ईयर में जाके पढ़ना होगा ईवीएस में। ये ईवीएस का टॉपिक है। इसमें क्यों दिया है, इसका रीजन ये है कि ईवीएस से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस, इन वातावरण से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनमें भारत की भागीदारी दिखाने के लिए ये। और लुक वेस्ट पॉलिसी, ये आपके अलग से मतलब आपको पढ़ने हैं। मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत की जो विदेश नीति है उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो पहले आप इसमें विदेश नीति के बारे में बताओगे। देखो जो मैंने आपको यूनिट में पढ़ाया है मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आंसर आपको बताऊंगी, ताकि आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएं एग्जाम में लिखने के लिए। बार बार उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप भारत की विदेश नीति के बारे में बताओगे। भारत की विदेश नीति का स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक परिस्थितियों और वैश्विक राजनीति के बदलाव के साथ निरंतर रूपांतरित होता रहा है, मतलब बदलता रहा है। इसकी दिशा और प्राथमिकताएं बदलती रही। विश्व परिदृश्य, आंतरिक आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहा। तो
तो हम इसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। आरंभिक काल 1947 से 1962, इसमें हमने क्या अपनाया? आदर्शवाद और गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के प्रमुख सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने गुटनिरपेक्षता, शांति, पंचशील, संप्रभुता का सम्मान और उपनिवेशवाद का विरोध को विदेश नीति के आधार बनाए। ये सब हमने विदेश नीति में अपनाया। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और यह प्रयास किया कि वैश्विक राजनीति में भारत तटस्थ भूमिका निभाए। चीन के साथ संबंध आरब में सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन 1962 के युद्ध ने भारतीय विदेश नीति को यथार्थवाद की ओर मोड़ा। इसके बाद हमारी विदेश नीति 1962 से 1971 के बीच यथार्थवाद और सुरक्षा नीति का सशक्तिकरण करने वाली थी। 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्धों ने भारत को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनने के लिए बाध्य कर दिया। देखो, हमारी विदेश नीति हमने जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही समझा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें रूपांतरण किया। जैसे पहले हमने आदर्शवाद को अपनाया और गुटनिरपेक्षता को, क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध का समय था। अब यहाँ पर हमारे देश के ऊपर संकट आ रहा है, तो हमने यहाँ पर सैन्य दृष्टि से मजबूत होना अधिक ज़रूरी समझा। इस काल में सोवियत संघ के साथ विशेष संबंध बने और 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो कूटनिरपेक्षता नीति से एक हद तक विचलन था। उस टाइम पे बहुत आलोचना भी की गई थी कि सोवियत संघ के साथ इनके अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से गुटनिरपेक्षता को छोड़ के उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी गुटनिरपेक्ष बना रहा। 1971 से 1991 क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका ने उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस काल में भारत ने परमाणु नीति में रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। साथ ही दक्षिण एशिया में भारत ने शांति सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों के जरिए अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। 1991 से 2000 आर्थिक उदारीकरण और बहुध्रुवीयता की ओर झुकाव बढ़ा। 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और विदेश नीति में आर्थिक आयाम प्रमुख हो गया। लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से संबंध मजबूत हुए। 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिससे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, किंतु भारत ने बाद में संवाद और कूटनीति से संबंध पुनः सामान्य बना लिए थे। 2000 के बाद रणनीतिक साझेदारियों और बहुपक्षीय कूटनीति को भारत ने अपनाया। भारत अमेरिका संबंध 9/11 के बाद सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार के मुद्दों पर प्रगाढ़ हुए। सिविल न्यूक्लियर डील 2008 ने भारत की वैश्विक छवि को नया आयाम दिया। भारत ने ब्रिक्स, G20, शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी की। अब अगर हम वर्तमान काल में देखें, 2014 से अब तक आक्रामक कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय, आक्रामक और रणनीतिक हो गई है। न्यायोचित पड़ोसी नीति, अंतरिक्ष कूटनीति, वसुधैव कुटुंबकम और भारत मध्य एशिया, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक देशों से संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया। QUAD जैसे राजनीतिक मंचों में भारत की भागीदारी चीन की चुनौतियों को संतुलित करने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 के बाद की भू राजनीतिक परिस्थिति में भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा। अब आप इसमें निष्कर्ष लिखोगे, भारतीय विदेश नीति समय के साथ आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर, अब रणनीतिक स्वायत्तता की ओर बढ़ी है। यह नीति अब केवल नैतिक मूल्यों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक शक्ति संतुलन पर केंद्रित है। बदलते विश्व में भारत की विदेश नीति बहुआयामी और लचीली होती जा रही है, और जो उसे एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हिंदी मीडियम में ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ रीडिंग करने से ही समझ आ जाती हैं,
और आप पहले ही सारी यूनिट पढ़ चुके हो, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको जस्ट रीड करके बता रही हूँ। 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें वही पूछा गया है कि गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में किस प्रकार से प्रासंगिक है। तो पहले आप गुटनिरपेक्षता के बारे में बताओगे। गुटनिरपेक्षता एक ऐसी विदेश नीति है जो शीत युद्ध के दौरान पूंजीवाद और साम्यवादी दोनों गुटों से विश्व में तटस्थ रहने की रणनीति थी। भारत इस आंदोलन का प्रमुख संस्थापक रहा। 21वीं सदी में जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और विश्व बहुध्रुवीय बन चुका है, तब यह सवाल उठता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अब भी प्रासंगिक है। तो हाँ, इसकी प्रासंगिकता के बारे में हम देखेंगे। गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखो 18 मार्क्स का है, तो आप उसके बारे में सब चीज़ें बताओगे। जो भी क्वेश्चन है आप पहले उसका मीनिंग बताओगे, इंट्रो दोगे। अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखने वाला क्वेश्चन है तो आप उसमें डेफिनेशन भी लिखोगे और लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिखोगे। गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी और ये पांचों देश इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य विकासशील देश किसी भी महाशक्ति के प्रभाव से मुक्त रहकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, ये था। अब 21वीं सदी की वैश्विक स्थिति क्या है। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, लेकिन अब यह पुनः बहुध्रुवीय बन रही है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत आदि इसमें बहुध्रुव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का महत्व बढ़ा है। चीन का उभार, रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे देश को रणनीतिक पक्ष चुनने को प्रेरित कर रहे हैं। 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। अब यहाँ से आप मेन जो आपको पूछा गया है वो लिखोगे। प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क। एक तो देखो क्या क्या कारण है कि आज भी ये प्रासंगिक है, मतलब आज भी ये मीनिंगफुल है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। पहला पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहती है। भारत जैसे देश अभी भी अपने नियंत्रण स्वतंत्र रूप से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने किसी गुट का खुला समर्थन नहीं किया, क्योंकि हम गुटनिरपेक्षता को अपनाते हैं। दूसरा, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब केवल दो गुट नहीं है, बल्कि कई शक्ति केंद्र है। ऐसे में गुटनिरपेक्षता की नीति विकासशील देशों को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वैश्विक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा आदि वैश्विक मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण आवश्यक है, जिससे हर पक्ष से सहयोग लिया जा सके। भारत प्रथम नीति। भारत अब किसी विचारधारा के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यह गुटनिरपेक्षता के नए रूप की ओर संकेत करता है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जिसे हम सीमाएं या चुनौतियां भी कह सकते हैं। देखो, नव गुटबंदी का दौर। QUAD, BRICS, SCO, क्वेड, ब्रिक्स और एस्को जैसे समूहों के माध्यम से विश्व फिर से नए गुटों में बंट रहा है, मतलब सब ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे में पूर्ण तटस्थता मुश्किल है कि हम सभी गुटों से दूर रहें। सैन्य और आर्थिक निर्भरता। आज के वैश्विक व्यापार, तकनीकी और रक्षा संबंधों में देशों को किसी न किसी पक्ष के साथ साझेदारी करनी ही पड़ती है। तो ये आलोचनाएं की जा रही है कि भाई जब तुम किसी के साथ साझेदारी कर रहे हो, किसी एक पक्ष के साथ, तो तुम खुद को गुटनिरपेक्ष क्यों कह रहे हो, है ना। प्रशासनिक अस्पष्टता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अब नेतृत्व का अभाव है और अब यह उतना सक्रिय मंच नहीं रहा, ये भी कहा जाता है इसके बारे में। यथार्थवादी कूटनीतिक नीति की आवश्यकता। 21वीं सदी में आदर्श से अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता है, जो कभी कभी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों से टकराता है। गुटनिरपेक्षता में आदर्शवाद को ज्यादा अपनाया जाता था। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का पारंपरिक रूप भले ही अब अप्रासंगिक प्रतीत होता हो। पारंपरिक रूप क्यों अप्रासंगिक प्रतीत होता है? क्योंकि ये उस टाइम पे दोनों महाशक्तियों से अलग रहने के लिए था, तो हमें ऐसा लगता है कि दो महाशक्तियां खत्म हो गई हैं, तो इसलिए अब ये अप्रासंगिक है, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु रणनीतिक स्वायत्तता, स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा जैसे सिद्धांत इसमें आज भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में इसे एक लचीली और व्यवहारिक गुटनिरपेक्षता के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें देश किसी एक गुट से जुड़ने की बजाय अपने हितों के अनुसार निर्णय ले सके। भारत ने इस नीति को समय के अनुसार ढाला है।
ना पूरी तरह गुटनिरपेक्ष, ना पूरी तरह गुटबद्ध। अतः कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता अब एक नीति नहीं बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण बन चुका है, जो भारत जैसे देशों को स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया था, 9/11 के उपरांत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सहयोग और संघर्ष का परीक्षण कीजिए। 9/11 ये एक आतंकी हमला था, तो इसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में पूछा गया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था। इसे 9/11 क्यों बोलते हैं? सितंबर 9वां महीना होता है और 11 तारीख को हुआ था, इसलिए हम इसे 9/11 की घटना भी बोलते हैं। इस घटना ने अमेरिका की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था। भारत और अमेरिका के संबंध भी इस घटना के बाद एक नई दिशा और गति में विकसित हुए। 9/11 के पश्चात इन संबंधों में सहयोग के साथ साथ कुछ संघर्षात्मक मुद्दे भी उभरे। देखो, इसके बाद कौन से सहयोग के क्षेत्र थे? आतंकवाद के विरुद्ध साझेदारी। अमेरिका को स्पष्ट हो गया था कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित समान हो गए कि अब दोनों के हित समान हैं, तो दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जैसे मंच बने, जिनमें भारत और अमेरिका साथ में आए। दूसरा, परमाणु सहयोग, सिविल न्यूक्लियर डील 2005 से 2008। अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से छूट दिलाने में मदद की। 2008 में भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता हुआ, जिसने संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाई दी। सामरिक साझेदारी और रक्षा सहयोग। 2016 में भारत को अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनर (MDP) का दर्जा दिया। दोनों देशों के बीच COM, CASA, LEMOA और BCA जैसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए। ये सब थे जो ये सैनिकों से रिलेटेड और जो हथियार वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड समझौते थे। मालबार नौसैनिक अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यास नियमित रूप से होने लगे। अब भारत और अमेरिका आर्थिक और तकनीकी सहयोग देखें तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा। 2001 में जो व्यापार लगभग $20 बिलियन था, वह 2023 तक $190 बिलियन से अधिक हो गया। IET, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। इंडो पैसिफिक रणनीति और QUAD। भारत और अमेरिका ने चीन की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध सामरिक संतुलन बनाने हेतु QUAD, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनमें आपस में सहयोग बना। अब ये तो थे कि आपस में जिन मुद्दों पर वो साथ मिलकर काम किया उन्होंने 9/11 की घटना के बाद। अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां उनमें आपस में संघर्ष रहा, जैसे हथियारों और रक्षा आयात में स्वायत्तता का मुद्दा। भारत रूस से हथियार खरीदता था, जिसे अमेरिका असहज रहता था। CAATSA कानून के तहत भारत पर रूस से S-400 मिसाइल खरीदने को लेकर प्रतिबंध की आशंका बनी। व्यापारिक मतभेद क्या हुए? H-1B वीजा नियमों में बदलाव हुआ, डेटा लोकलाइजेशन और भारत को GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर करना व्यापार में विवाद के कारण बने। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाम अमेरिका की अपेक्षाएं। अमेरिका चाहता था कि भारत कई मुद्दों पर उसका पक्ष ले, लेकिन भारत अपनी गुटनिरपेक्षता और संतुलित नीति बनाए रखना चाहता था, तो वो उसका पक्ष नहीं लेता था। मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दों पर मतभेद। कभी कभी अमेरिका भारतीय नीतियों जैसे कश्मीर नागरिकता कानून पर मानवाधिकारों की दृष्टि से आलोचना करता है, जिससे द्विपक्षीय तनाव पैदा होता है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। 9/11 के पश्चात भारत और अमेरिका के संबंध में ऐतिहासिक निकटता आई है। आतंकवाद विरोध, रक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग और वैश्विक रणनीतिक संतुलन में दोनों देश एक दूसरे के प्राकृतिक सहयोगी बन चुके हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन यह संबंध अब साझेदारी के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज भारत अमेरिका संबंध
बहुआयामी, दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है, जिसमें सहयोग की संभावनाएं संघर्ष की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये सेम वही सब क्वेश्चंस हैं कि भारत के रूस के अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे, जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा है। सॉरी, यूनिट 3 में नहीं, यूनिट 2 में पढ़े थे हमने ये सब। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही भारत और रूस के पारंपरिक, गहरे और रणनीतिक संबंधों की दिशा में परिवर्तन आया। शीत युद्ध के समय दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध थे। रूस को भारत का सर्वाधिक भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, लेकिन सोवियत संघ विघटन के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नए आधार पर पुनः परिभाषित करना पड़ा। भारत रूस संबंधों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख मुद्दों को अब हम देखते हैं। विघटन के बाद रूस की प्राथमिकताओं में परिवर्तन हो गया। रूस ने शुरुआत में पश्चिमी देशों अमेरिका और यूरोप की ओर झुकाव दिखाया और भारत की ओर से दूरी बना ली। भारत को भी आर्थिक उदारीकरण के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी। आर्थिक सहयोग में गिरावट। यूएसएसआर के समय जो समझौते रुपेल बराबर रूबेल विनिमय पर आधारित थे, वे विघटन के बाद निष्क्रिय हो गए। स्टार्टिंग में यूएसएसआर के समय 1 रुपया बराबर 1 रूबेल कर दिया था ना उन्होंने, तो अब उसमें चेंज हो गया। व्यापारिक संतुलन और द्विपक्षीय निवेश में गिरावट आई। रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां। यूएसएसआर भारत को रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। विघटन के बाद स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग में रुकावट आई। रूस की नई रक्षा नीतियों में कैश एंड कैरी मॉडल आया, जिससे भारत को अधिक कीमत चुकानी पड़ी उनकी। फिर संबंधों को पुनर्जीवित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से थे, जिनसे संबंध दोबारा अच्छे हुए। रणनीतिक साझेदारी। वर्ष 2000 में भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को पुनः मजबूत किया गया। रक्षा सहयोग में मजबूती। रूस ने भारत को अत्याधुनिक हथियार जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, Su-30 MKI और INS विक्रमादित्य दिया। ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त विकास एक बड़ा मील का पत्थर बना। इसके बाद ऊर्जा सहयोग। रूस ने कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के निर्माण में सहायता दी। तेल और गैस क्षेत्रों में सहयोग, विशेष रूप से साखालिन वन और अन्य परियोजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और रूस का सहयोग बढ़ा। रूस ने भारत के UNSC स्थायी सदस्यता, NSG सदस्यता और SCO में सदस्यता का समर्थन किया था। दोनों देश ब्रिक्स, SCO और यूरेशियन संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान चुनौतियां। भारत का बढ़ता पश्चिमी झुकाव। अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, जिससे रूस को सामरिक असंतुलन महसूस होता है। मतलब अब इनके संबंधों में चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं। रूस चीन गठजोड़ और भारत अमेरिका सहयोग। रूस और चीन की रणनीतिक निकटता भारत को असहज करती है, क्योंकि रूस अब ज्यादातर चाइना का साथ देता है। वही भारत का QUAD जैसे मंचों में सक्रिय होना रूस को चिंतित कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध में भारत ने रूस के विरुद्ध मतदान नहीं किया, जिससे रूस ने भारत के तटस्थ रवैये को सराहा, परंतु पश्चिमी दबाव भी बना रहा। अगर हम निष्कर्ष देखें तो सोवियत विघटन के बाद भारत रूस संबंधों में कुछ गिरावट और पुनर्संचार का दौर आया। हालांकि दोनों देशों ने समय के साथ इन संबंधों को रणनीतिक, रक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मजबूत किया। वर्तमान में भारत रूस संबंध बहुपक्षीय दुनिया में व्यवहारिक और हित आधारित साझेदारी की मिसाल है। भविष्य में यह संबंध इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश एक दूसरे की प्राथमिकताओं और संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए सहयोग जारी रख सकते हैं या नहीं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जाम में आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मैं आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी। सहयोग या संघर्ष के अध्यारोपण में भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो यूनिट 2 से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी बच्चे ने यूनिट 2 ही कंप्लीट की होगी उस टाइम पे, तो उसने कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। आपको कोई भी 5 करने होते हैं तो वो आराम से आप अगर 4 यूनिट में से 3 यूनिट भी प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो आराम से आपके पूरा पेपर हो जाएगा। अब हम भारत और चीन का देखते हैं। भारत चीन संबंध एशिया की 2 प्राचीन सभ्यताओं और उभरती शक्तियों के बीच जटिल और बहुआयामी हैं। इन संबंधों में एक ओर सहयोग की संभावनाएं तो दूसरी ओर संघर्ष की चुनौतियां मौजूद हैं। सहयोग के हम क्षेत्र देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक है। दोनों देशों ने ब्रिक्स, SCO और AIIB जैसे मंचों पर सहयोग किया है। सांस्कृतिक और जनता से जनता संपर्क हम देखें तो बौद्ध धर्म जैसी साझा संस्कृति विरासत को बढ़ावा दिया है। पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मंचों पर समन्वय देखें तो भारत और चीन दोनों विकासशील देशों के हितों को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में साथ रखते हैं। लेकिन अब कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां बीच में संघर्ष है उनमें, जैसे सीमा विवाद और सैन्य संघर्ष। 1962 का युद्ध, 2017 का डोकलाम गतिरोध और 2020 का गलवान संघर्ष, इन घटनाओं ने द्विपक्षीय विश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाया है। चीन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक निर्माण करता रहता है, मतलब हमले करता रहता है। नेक्स्ट है चीन पाकिस्तान सहयोग। चीन द्वारा CPEC को पाक अधिकृत कश्मीर से गुजारना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन का पाकिस्तान को सैन्य और परमाणु सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। व्यापार असंतुलन देखें तो भारत चीन से भारी मात्रा में आयात करता है जबकि निर्यात सीमित है, जिससे व्यापार में घाटा बढ़ा। रणनीतिक अविश्वास देखें तो हम भारत का इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वेड में भाग लेना चीन को असहज करता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से भारत की सामरिक चिंताएं बढ़ती हैं। निष्कर्ष देखें तो भारत चीन संबंधों में संघर्ष और सहयोग दोनों ही समांतर रूप से चलते हैं। हाल के वर्षों में संघर्ष की प्रवृत्ति अधिक हावी रही है, जिससे विश्वास की कमी महसूस होती है, परंतु दोनों देशों के लिए सहयोग की संभावना भी है यदि वे सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करें, आर्थिक संतुलन और रणनीतिक पारदर्शिता की ओर बढ़ावा दें तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां एवं संभावनाओं का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दक्षिण भारत के लिए रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की विदेश नीति पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट की भावना पर आधारित है, लेकिन इस क्षेत्र में कई चुनौतियां और कुछ उज्जवल संभावनाएं भी सामने आती हैं हमारे। तो चुनौतियां हम देखते हैं, जैसे चीन की बढ़ती सक्रियता। चीन पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में निवेश और कर्ज के जरिए अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। दूसरा, पड़ोसी देशों की आंतरिक अस्थिरता। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद है, श्रीलंका में आर्थिक संकट, बांग्लादेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, अविश्वास और असंतुलन। कई पड़ोसी देश भारत को बड़े भाई की तरह दबाव डालने वाला देश मानते हैं। SAARC जैसी संस्था भारत विरोधी नीतियों के कारण निष्क्रिय हो गई है। जल और सीमा विवाद। बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी है ना, जल बंटवारा विवाद। नेपाल के साथ काला पानी विवाद। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर विवाद। अब हम अगर संभावनाएं देखें तो आर्थिक एकीकरण। भारत BBIN, BIMSTEC और इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। देखो, आप अगर एग्जाम में जैसे आर्थिक एकीकरण लिख रहे हो
और आपको ये सब पॉइंट्स नहीं याद आते हैं, तो आप ये चीज़ मत लिखो, आप इसको आर्थिक एकीकरण को अलग तरीके से एलोबरेट कर दो, मतलब अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दो। आप उसमें बता दो कि आर्थिक एकीकरण भारत बाकी देशों के साथ कैसे कर रहा है। ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहयोग, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से जलवायु, जल विद्युत और बिजली सहयोग, बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत को जोड़ने की रणनीति। अगला है जन जन संपर्क और सांस्कृतिक संबंध, साझा विरासत और भाषा, धर्म, परंपराएं सहयोग के आधार बन सकते हैं। डिजिटल और स्वास्थ्य कूटनीति, भारत ने कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सहायता से अपने संबंध मजबूत किए। डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा का प्रसार संभावनाओं को बढ़ाता जा रहा है। निष्कर्ष देखें तो दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति को संतुलन, संवेदनशील और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। चीन की रणनीति और क्षेत्रीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी पड़ोसियों के साथ विश्वास और भागीदारी पर आधारित लाभकारी संबंध बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारत नेपाल संबंधों पर परीक्षण बढ़ते हुए आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों के अवलोकन होगा, ये अवलोकन कीजिए। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बताना है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से अत्यंत घनिष्ठ हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, जनता से जनता संपर्क और सुरक्षा साझेदारी के तत्व मौजूद हैं। हाल के वर्षों में संबंधों में कुछ तनाव आए हैं, परंतु आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को नया बल भी मिला है। अगर हम आर्थिक सहयोग के क्षेत्र देखें तो व्यापार और निवेश, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेशक है। नेपाल भारत से पेट्रोलियम, बिजली, अनाज आदि का आयात करता है। ऊर्जा सहयोग देखें तो भारत ने नीमच, अरुण थर्ड और माथिल्लो झांझ परियोजना जैसे जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है। नेपाल से बिजली आयात भी भारत की ऊर्जा रणनीति में योगदान देता है। आधारभूत संरचना विकास, भारत ने नेपाल में सड़कें, रेलवे, ट्रांजिट कॉरिडोर, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं में सहायता की है। अब हम इनके आपस में सुरक्षा सहयोग देखते हैं तो सैन्य संबंध, दोनों देशों की सेनाओं के बीच विशेष संबंध है। भारतीय सेना का प्रमुख नेपाली मूल का होता है और विपरीत भी। संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, सीमा सुरक्षा और आंतरिक शांति देखें तो खुली सीमा के बावजूद भारत और नेपाल आतंकवाद, तस्करी और अवैध आवर्जन को रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करते हैं। अब इनके बीच कुछ चुनौतियां भी आती हैं। पहला, सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। नेपाल द्वारा नया राजनीतिक नक्शा जारी करना संबंधों में तनाव का कारण बना। चीन की भूमिका देखें तो नेपाल में चीन की राजनीतिक और आर्थिक सक्रियता भारत को असहज करती है। राजनीतिक अस्थिरता, नेपाल की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और भारतीय विरोधी भावना कुछ अवसरों पर द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है। आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो कि भारत नेपाल संबंध वास्तविक सहयोग, साझा हितों और ऐतिहासिक विश्वास पर आधारित है। हालांकि कुछ विवाद रहे हैं, परंतु दोनों देशों में आपसी संवाद और कूटनीतिक परिपक्वता से इन्हें हल किया जा सकता है। आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को और गहरा कर भारत नेपाल संबंधों में नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन में व्यापक परिवर्तन आया है। अमेरिका की एक ध्रुवीय स्थिति को चुनौती देते हुए चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य देश उभरकर बहुध्रुवीय विश्व की संरचना कर रहे हैं। इस परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। तो अब हम इसमें पहले बहुध्रुवीयता का अर्थ बताएंगे, फिर भारत की भूमिका बताएंगे। बहुध्रुवीयता का अर्थ, बहुध्रुवीयता का तात्पर्य एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से है जिसमें अनेक
महाशक्तिशाली राष्ट्र अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और किसी एक देश का पूर्ण वर्चस्व नहीं होता। देखो, एक ध्रुवीय में क्या होता है कि किसी एक ही देश का सबके ऊपर वर्चस्व होता है। द्विध्रुवीय क्या होता है कि दो महाशक्तियां होती हैं और उनका अलग अलग कुछ कुछ देशों पर वर्चस्व होता है। लेकिन अब बहुध्रुवीयता क्या होती है कि कई देश ऐसे हैं जो महाशक्तिशाली हैं और उनका कुछ कुछ देशों पर वर्चस्व हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो एक तरीके से बड़ी शक्ति है। भारत की उभरती भूमिका, अब इसमें हम भारत की भूमिका को पढ़ेंगे। रणनीतिक स्वायत्ता, भारत गुटनिरपेक्ष परंपरा से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। वह अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान आदि सभी के साथ संतुलन बनाकर चलता है। दूसरा है विकसित सैन्य शक्ति, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और परमाणु हथियार संपन्न देश है। आर्थिक शक्ति देखें तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत वैश्विक व्यापार व निवेश का केंद्र बन चुका है। तकनीकी नेतृत्व देखें तो आईटी, अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैश्विक मंचों पर भी भारत पूर्ण रूप से सक्रिय है। भारत की प्राथमिकताएं देखें तो विकासशील देशों की आवाज बनना, भारत जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और टीकाकरण के मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व कर रहा है। सुरक्षा हित, भारत हिंद प्रशांत देश में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग, भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। ये तो थे कि वो बहुध्रुवीय विश्व में अपनी क्या भूमिका निभा रहा है। अब उसके सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि चीन की आक्रामक नीतियां, रूस अमेरिका विरोध की मध्य संतुलन, आतंकवाद और सीमा विवाद, घरेलू विकास आवश्यकताएं। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हो कि भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक संतुलित, उत्तरदायी और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, आर्थिक ताकत और नैतिक नेतृत्व से भारत वैश्विक स्तर पर स्थिरता व सहयोग का वाहक बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपको आज पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि विश्व की प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। इन विषयों पर भारत का दृष्टिकोण विकासशील देशों के हित की रक्षा और वैश्विक उत्तरदायित्व में संतुलन पर आधारित है। भारत की मूलभूत सोच, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR हम जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। भारत का तर्क है कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अतः उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। विकास बनाम पर्यावरण, भारत विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही पर्यावरण नीतियां बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका देखें तो पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था, भारत ने NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के तहत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत और फ्रांस की पहल पर बना यह संगठन सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार हेतु है। COP सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी, भारत ने COP26 में नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा की है। अब भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 मिशनों की शुरुआत की। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, नवीनकरणीय ऊर्जा का तेजी से विकास, स्वच्छ भारत जल जीवन मिशन, पर्यावरण सुधार हेतु राष्ट्रीय पहलें की भारत ने। आलोचना और चुनौतियां, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, आर्थिक विकास के चलते भारत अब विश्व के शीर्ष उत्सर्जकों में शामिल है। औद्योगिकरण और वनों की कटाई, पर्यावरणीय नीतियों और विकास के बीच टकराव होता है कई बार। नदियों और वायु की स्थिति देखें तो हम दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों की प्रदूषण स्थिति चिंताजनक है। देखो, आप ये कहोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है क्वेश्चन।
आपके पॉलिटिकल साइंस में करंट में जो सिचुएशन चल रही होती है उससे रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आपके में वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात चल रही है, तो आप जो अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। तो जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उस पर जो आप पॉइंट लिखोगे ना उन पे सभी पे करेक्ट मार्क्स मिलेंगे आपको ज़्यादा। निष्कर्ष, भारत की पर्यावरणीय नीति संतुलन की कोशिश करती है, जिसे विकासशील देशों की आवश्यकताओं और वैश्विक उत्तरदायित्व का ध्यान रखा गया है। यद्यपि भारत ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन और प्रदूषण नियंत्रण में और सुधार की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये वैसे तो आपका शॉर्ट नोट में आता है, बट जो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट है शरणार्थी समस्या, ये वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। शरणार्थी समस्या आज के वैश्विक परिदृश्य में एक जटिल मानवीय, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुकी है। अब किसी देश के नागरिक अपने जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा के खतरे के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। भारत, जो ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है, इस समस्या से दशकों से जूझ रहा है। शरणार्थियों की परिभाषा आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो अपने देश से आ सकते हैं, जो ये मैंने बताया था आप इतना लिख सकते हो। अगर आप अलग से डेफिनेशन देना चाहो तो वो दे सकते हो। भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर शरणार्थियों की शरण देता रहा है भारत में प्रमुख शरणार्थी समूह हम देखें तो देखो, 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा शरणार्थी थे। 1959 में तिब्बत शरणार्थी 1 लाख से भी ज़्यादा भारत में आए। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ उस समय 1 करोड़ से भी ज़्यादा शरणार्थी भारत में आए। 1980 से 1990 में श्रीलंकाई तमिल 1 लाख से भी अधिक। 2012 में रोहिंग्या मुसलमान आए थे म्यांमार से, अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 40,000 आए थे। 2021 में अफगान शरणार्थी 10,000 से भी ज़्यादा आए। ये तो अभी करंट का ही आप मान के चल सकते हो कि 2025 चल रहा है, 2021 में 10,000 से भी ज़्यादा शरणार्थी आए। तो आप देख सकते हो कि भारत में करोड़ों की संख्या में भी शरणार्थी आए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। तो इतने ज़्यादा शरणार्थी आने पर भी तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शरणार्थी समस्या के विभिन्न पक्ष। अब इसके क्या क्या पक्ष हैं? पहला देखते हैं मानवीय पक्ष। जीवन रक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं। सामाजिक समानता और शिक्षा की कमी होती है। राजनीतिक पक्ष देखें तो भारत की विदेश नीति में असंतुलन की आशंका। कुछ शरणार्थी समूह भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं, जैसे रोहिंग्या से आतंकी घुसपैठ की आशंका थी कि रोहिंग्या से जब इतने मुसलमान आए तो डर था कि कहीं उनके साथ आतंकवादी भी ना आ जाएं। सामाजिक व आर्थिक पक्ष देखें तो शरणार्थी स्थानीय संसाधनों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि संसाधन कम पड़ जाता है। गरीब इलाकों में रोजगार व सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक संघर्षों की संभावना भी होती है। अगर हम सुरक्षा का पक्ष देखें तो कुछ शरणार्थियों में अवैध हथियार, जासूसी, कट्टरवाद और मानव तस्करी से जुड़े तत्व भी हो सकते हैं। उदाहरण, कुछ रिपोर्टों में रोहिंग्या शरणार्थियों से आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव की आशंका व्यक्त की गई थी। भारत का दृष्टिकोण और नीति। भारत ने कभी भी किसी विशेष शरणार्थी कानून को लागू नहीं किया। शरणार्थियों के लिए भारत में नीति केस बाय केस आधार पर तय होती है। कुछ शरणार्थियों को यूएनएचआरसी के कार्ड पर भारत में सीमित अधिकार मिलते हैं। शरणार्थी नीति से जुड़े विवाद। अब क्या क्या विवाद होते हैं इनकी नीति से संबंधित? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने की बात, परंतु मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल न करने से इस पर विवाद हुआ। रोहिंग्या निर्वासन पर बहस। भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध प्रवासी मानती है।
अगर हम समाधान और सुझाव देखें तो एक स्पष्ट राष्ट्रीय शरणार्थी नीति बनाई जानी चाहिए जो मानवाधिकार और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखे। यूएनएचआरसी के साथ सहयोग, शरणार्थियों की पहचान, पुनर्वास और निगरानी हेतु हमें कुछ ऐसे संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से सहायता प्राप्त करना, स्थानीय समुदायों को शिक्षित करना ताकि शरणार्थियों के प्रति सहिष्णुता बनी रहे। अब हम निष्कर्ष देखें तो भारत ने ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के प्रति उदार रुख अपनाया है, परंतु वर्तमान में यह समस्या केवल मानवीय नहीं बल्कि सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संवेदना का विषय बन चुकी है। एक स्पष्ट, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक नीति के द्वारा ही भारत इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपट सकता है। अगला है भारत एवं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में गरीबी को कम करना है और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारत वर्ल्ड बैंक का एक संस्थापक सदस्य है और उसका एक प्रमुख उधारकर्ता भी रहा है। आजादी के बाद भारत की आर्थिक प्रगति में वर्ल्ड बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अगर हम वर्ल्ड बैंक का परिचय दें तो स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसकी की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। प्रमुख संस्थाएं अगर हम देखें तो ये हैं IBRD, IDA। उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन आदि में आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अब हम देखते हैं भारत और वर्ल्ड बैंक का संबंध। भारत 1944 से वर्ल्ड बैंक का सदस्य रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा उधारकर्ताओं में से भी एक है, जो कि एक बहुत ही दुविधाजनक विषय भी है। भारत ने विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से लगातार ऋण और तकनीकी सहायता प्राप्त की है। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत में प्रमुख सहायता क्षेत्र अगर हम देखें तो पहला है बुनियादी ढांचा, जिसमें ग्रामीण सड़कें और शहरी विकास, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण योजनाएं जितनी भी चलाई गई उसमें लिया सहयोग हमने, स्वच्छता और जल, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, डिजिटल विकास, डिजिटल इंडिया के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाएं। तो इस सब के समय भारत और वर्ल्ड बैंक का सहयोग रहा। भारत को प्राप्त सहायता का सांख्यिकीय अवलोकन अगर हम करें तो 2023 तक भारत को वर्ल्ड बैंक से 100 अरब डॉलर से अधिक का कर्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा उधारकर्ता है। भारत वर्ल्ड बैंक संबंधों की प्रमुख विशेषताएं देखो आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता, पर फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या आंसर करना है। सकारात्मक पहलू देखें तो तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक अनुभव से भारत को लाभ मिला, गरीब वर्गों को लक्षित योजनाओं में सहायता मिली, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किया भारत ने। अगर चुनौतियां देखें तो ऋण चुकौती का दबाव, मतलब ऋण चुकाने का दबाव भारत पे बना रहता है। परियोजनाओं में देरी और भ्रष्टाचार, विश्व बैंक की शर्तें कभी कभी भारत की आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करती हैं। कोविड-19 और उसके बाद की सहायता अगर हम देखें तो कोविड-19 के समय वर्ल्ड बैंक ने भारत को 2.75 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता दी थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और टीकाकरण में मदद की। अगर हम वर्ल्ड बैंक की आलोचनाएं देखें तो वर्ल्ड बैंक पर अमीर देशों विशेषकर अमेरिका के प्रभाव का आरोप लगाया जाता है। कभी कभी नीतियों को थोपने का भी आरोप लगता है जिससे स्थानीय संवेदनशीलता प्रभावित होती है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी वर्ल्ड बैंक करता है, ऐसा आरोप इस पर लगाया जाता है। भविष्य की संभावनाएं देखें तो हरित विकास, भारत को जलवायु लक्ष्य पाने में सहायता, डिजिटल वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण को बढ़ावा, नवाचार और स्टार्टअप, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन, AI और तकनीकी कौशल, नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि भारत और वर्ल्ड बैंक के संबंध ऐतिहासिक, व्यापक और बहुआयामी हैं। यद्यपि कुछ आलोचनाएं और चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी वर्ल्ड बैंक भारत के विकास में एक सहायक भागीदार के रूप में कार्य करता है। भविष्य में भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहायता के बीच संतुलन बनाकर वर्ल्ड बैंक की सहायता का रचनात्मक उपयोग करना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसका उद्देश्य औद्योगिक देशों को जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य करना था। पृष्ठभूमि और स्थापना 1992 में रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट के दौरान UNFCCC के तहत इसकी स्थापना की गई। 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। 2005 तक प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से लागू हुआ। प्रमुख उद्देश्य देखें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना था, विकसित देशों को उत्सर्जन नियंत्रण का जिम्मेदार बनाना था और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग देना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो जो विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन में कटौती का दायित्व, समय सीमा देखें तो प्रथम चरण 2008 से 2012 और द्वितीय चरण 2013 से 2020 में रखा गया। 3 लचीले इसमें उपाय अपनाए गए: CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, JI जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और कार्बन ट्रेडिंग, इमिशन ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। भारत और क्योटो प्रोटोकॉल। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए। भारत को इसमें बाध्यकारी लक्ष्य से छूट दी गई थी क्योंकि वह एक विकासशील देश है। भारत ने CDM स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत सैकड़ों परियोजनाएं शुरू की, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि। उपलब्धियां देखें तो इसकी वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में जागरूकता बढ़ाई, इसने कार्बन क्रेडिट बाजार की शुरुआत की, विकासशील देशों को हरित तकनीकें प्राप्त हुई, भारत जैसे देशों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिला। इसकी अब कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक था, ने इसे अनुमोदित नहीं किया। चीन और भारत जैसे बड़े उत्सर्जक देशों पर बाध्यता नहीं थी। विकसित देशों ने अपने लक्ष्य पूरी तरह से नहीं निभाए। कार्बन ट्रेडिंग को कई देशों ने व्यावसायिक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया, न कि पर्यावरण हित में। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद देखें तो दोहा संशोधन, क्योटो के दूसरे चरण की शुरुआत, लेकिन कम देशों ने ही अनुमोदन किया था। पेरिस समझौता 2015 भी क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेने के लिए एक अधिक समावेशी और लचीली संधि की गई। इसमें सभी देशों को स्वेच्छा से योगदान करने की छूट थी। भारत की भूमिका और रुख देखें तो भारत ने हमेशा साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारी का समर्थन किया। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित परियोजनाओं और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण में प्रगति की। भारत विकास की आवश्यकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन की वकालत करता है। निष्कर्ष देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में एक ऐतिहासिक कदम था। यद्यपि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां रही, फिर भी इसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय कूटनीति को एक नई दिशा दी। भारत जैसे देशों के लिए एक अवसर था जिससे उन्हें हरित विकास की ओर अग्रसर होने की शुरुआत की। भविष्य में भी इनके अनुभवों से सबक लेते हुए पेरिस समझौते जैसी पहलों को सफल बनाना जरूरी है। अब लास्ट है इसमें ये पश्चिमी मुखी नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या थी। भारत की विदेश नीति में 1990 के दशक में लुक ईस्ट नीति के बाद 2005 में लुक वेस्ट नीति का उभरकर देखा गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीका के साथ रणनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और इस्लामी देशों के साथ संबंध सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति की आवश्यकता और पृष्ठभूमि, खाड़ी देश ऊर्जा के भारत के ऊर्जा आयात का सबसे बड़ा स्रोत है।
भारत के लगभग 80 लाख प्रवासी भारतीय मध्य पूर्व में रहते हैं। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता से भारत की आर्थिक और सुरक्षा नीतियां प्रभावित होती हैं। पाकिस्तान के इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है, जिससे भारत को अपनी उपस्थिति मजबूत करनी पड़ी। मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण, इस्लामी देशों के साथ संतुलित संबंध, आर्थिक साझेदारी का विस्तार, सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। प्रमुख पहल और प्रयास देखें तो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में ईरान, सऊदी अरब, कतर से दीर्घकालिक आपूर्तिक समझौते किए गए। रणनीतिक साझेदारी देखें तो यूएई, सऊदी अरब, ओमान के साथ रणनीतिक वार्ताएं और संयुक्त अभ्यास। आर्थिक संबंध देखें तो द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, निवेश को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक संबंध देखें तो हज यात्राओं की सुविधाएं, इस्लामी देशों के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद बढ़े। सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी का साझा करना। अब भारत खाड़ी संबंधों की अगर हम उपलब्धियां देखें तो यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सऊदी अरब का ऊर्जा साझेदार से रणनीतिक साझेदार तक उन्नयन होना, भारत को यूएई और सऊदी अरब में निवेश का आमंत्रण मिलना, यमन और खाड़ी संकटों के दौरान प्रवासी भारतीयों का सुरक्षित रेस्क्यू होना। चुनौतियां देखें तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता, इजराइल और ईरान, अमेरिका और ईरान संघर्ष में संतुलन बनाना, पाकिस्तान की कूटनीतिक घुसपैठ, भारत के लिए पश्चिमी और इस्लामी देशों के साथ संतुलन बनाए रखना कठिन है। अगर हम समकालीन घटनाएं देखें तो अब्राहम समझौते भारत के लिए कूटनीतिक अवसर है। आईएमईसी कॉरिडोर भारत की लुक वेस्ट नीति का आधुनिक विस्तार है। लुक वेस्ट से एक्ट वेस्ट की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत ने लुक वेस्ट नीति को एक्ट वेस्ट पॉलिसी के रूप में और अधिक सक्रिय रूप से अपनाया। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक संवाद नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी बनाना है। इसका निष्कर्ष आप कह सकते हो कि पश्चिम मुखी नीति, लुक वेस्ट नीति जिसे हम कहते हैं, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो न केवल ऊर्जा और व्यापार की दृष्टि से बल्कि रणनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत को पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ संतुलित, सक्रिय और दीर्घकालिक संबंध बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10 के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हमने सिलेबस को समझा था, फिर हमने हर एक यूनिट को कंप्लीट किया था और लास्ट में हमने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट यूनिट में हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था, तो आप एक क्वेश्चन विदेश नीति का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक क्वेश्चन गुटनिरपेक्षता से रिलेटेड। दूसरी यूनिट में हमने भारत के अलग अलग देशों के साथ संबंध पढ़े थे, तो आप इन सब का एक एक प्रिपेयर कर लेना कि भारत के किस देश के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तीसरी यूनिट में हमने भारत के सामने जो मुद्दे और चुनौतियां हैं पड़ोसी देशों से संबंधित, जैसे सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे, पार सीमा आतंकवाद, ये पढ़े थे। इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको मैंने डिटेल से बता दिया। समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में हमने भारत को पढ़ा था कि बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी किस प्रकार है और वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी क्या संभावनाएं हैं। देखो, वैश्विक शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, किसी भी एक चुनौती के बारे में आने के चांसेस होते हैं, एक इनमें से आएगा और एक यहाँ गुटनिरपेक्षता या विदेश नीति से। तो यहाँ से ही मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैंने इस सब्जेक्ट का जो कुछ भी था हर एक चीज़ कंप्लीट करवा दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से रीड कर लेना। और ये पूरी वीडियो आप एक बार की बजाय 2 बार देखोगे ना, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, क्योंकि एक बार में कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रिमाइंड कराया है कि क्या क्या आपने किस यूनिट में पढ़ा।
और मुझे पता है कि इतनी लेंथी वीडियो में लास्ट तक रुकना कितना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरी यूनिट की डिटेल की वीडियो देखते हैं लास्ट तक। बट अगर आपने लास्ट तक देखी है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपने लास्ट तक देखी है तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या भारत इस बहुध्रुवीय विश्व में एक महाशक्ति बनने की ओर है या नहीं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।